तो थोड़ा फोकस रख के आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ओके ऑफ द चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। आज के लेक्चर में हम जो सीखने वाले, मैं पहले से आपको इंट्रोडक्शंस करा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम सीखेंगे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कहाँ, कैसे, या जो कैपिटल जी कैसे फाइंड हुआ, जो हमने लास्ट टाइम बताया था ना आपको लेक्चर्स में। एक्चुअली न्यूटन्स ने ये कैपिटल जी की वैल्यू नहीं फाइंड की है, कीप इन माइंड। तो वो कैसे कैवेंडिश ने फाइंड किया था अपने बगीचे में बैठे बैठे, वो चीज हम सीखेंगे। दूसरा जो जी है, आपको आप अभी माइंड में हम जनरली क्या ले लेते हैं, जी यानी कि 9.8, हाँ कि ना, यस और नो। तो वो एक्चुअली क्या जी हर एक जगह पे हर एक केस में सेम होगा? नहीं बच्चों। क्या जी यानी कि समझ लो कि वेट, आप माइंड वेट को यदि आप डेविएट मान यानी कि कैलकुलेशन में लो तो W इज इक्वल टू m इंटू जी होता है। मास कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट नहीं रहता। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर अलग होता है, मून के ऊपर अलग होता है। वो तो चलो समझा हमें कि अर्थ और मून के ऊपर अलग अलग हो, लेकिन अर्थ के ऊपर भी जी की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। और अर्थ के हाइट पे, अर्थ के डेप्थ पे, अर्थ के सरफेस पे यदि अर्थ घूम रहा है तो ऐसे कैसे चेंज होती है, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में शायद एक टॉपिक हमने जो फटाफट से कवर अप करने का ट्राई किया हुआ था, जो शायद एक दो स्टूडेंट्स को डाउट भी था। अरे यार एक मिनट हो बेटा। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक थियरम सीखा था, होलो स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी पॉइंट हो उसके ऊपर लग रहा फोर्स 0 होता है, हाँ कि ना। हेलो, हमने सीखा था सेल यानी कि एक तो होलो सेल होती है, ऐसा कुछ भी हो, सेल ये भी कहला, इसको भी सेल ही बोलते हैं। तो सेल के अंदर कहीं कोई भी पॉइंट के ऊपर लग रहा फोर्स 0 होता है, वो हमने थियरम 2 के अंदर सीखा था। अब जी नीट का एक टॉपिक था सॉलिड स्फीयर के लिए, ये तो सीख लिया आपके। नेट फोर्स होलो सिलेंडर या होलो सेल के अंदर 0 होता है। नेट फोर्स इनसाइड क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब ये हमने एक चीज एक्स्ट्रा सीखी थी जो सॉलिड स्फीयर के बारे में। वैसे भी आज के सेशन में भी ये काफी सारा कॉन्सेप्ट इसका यूज हुआ है। सॉलिड स्फीयर में समझ लो यदि सरफेस के ऊपर हो, याद हो तो मैंने एक मिनट, यस, यदि सरफेस के ऊपर हो, एक मिनट, पता नहीं ये दो स्लाइड में ऐसा क्यों हुआ, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था शायद, ये कलर किया ना तो प्रॉब्लम हुआ होगा। चलो, तो आउटसाइड कोई भी पॉइंट, सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई भी पॉइंट हो, ये समझ लो एम मास पे, आर डिस्टेंस पे, तो फोर्स कितना था बच्चों? जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है आर। ऑन स्फीयर कितना था? हेलो, स्फीयर के ऊपर यहाँ कैपिटल आर यूज करेंगे। कैपिटल आर क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द स्फीयर। अभी हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का रेडियस। बोले ये दोनों में कोई डाउट था किसी को? ना, डाउट था मेन कहा आपको? थर्ड केस में कि सर यदि इस अर्थ के अंदर यदि हम जाए, समझ लो इस पॉइंट को हम अर्थ के अंदर ले गए हैं, तो अर्थ के अंदर यदि ले गए हैं तो उसके ऊपर लग रहा फोर्स कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने याद हो तो टोटल मास भले अर्थ का कैपिटल एम था, लेकिन हमने खाली यहाँ जी एम डेस लिखा हुआ था, याद करो बच्चों। और समझ लो ये आर डिस्टेंस पे है तो आर स्क्वायर। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ ये डाउट था कि सर यहाँ एम डेस क्यू, ये मास क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है? तो चीज वही आपने थ्योरम 2 के अंदर तो सीखी बच्चों कि भाई यदि सेल के अंदर कोई पॉइंट हो तो इस पॉइंट के ऊपर सेल द्वारा लग रहा फोर्स 0 होता है। तो यदि उस मास के, इस मास की जरिए, नो डाउट ये मास भी इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये पॉइंट के ऊपर, सॉरी, ये मास जो है हमने जो कैलकुलेशन में नहीं, एक मिनट थोड़ा सा मैं अच्छा से ड्रॉ करने के बाद आपको समझाता हूँ। ओके, अब ये मास रहा, ये एक्चुअली अर्थ है पूरा का पूरा। ये जो मास है बीच का वो हमने नहीं लेंगे, क्योंकि मास एम डैश कितना लेंगे, जो अर्थ जो यहाँ एम पॉइंट, एम मास का ऑब्जेक्ट रखा आर डिस्टेंस पे। तो एम डैश हमने क्या लिया था आगे के सेशन में हमने सीखा था स्लाइड्स के अंदर बच्चों। ओके, ये तो नहीं है, इसमें डिराइव कर देता हूँ। कैपिटल एम
स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। याद आया वो कैसे लिया था ये? हाँ किसी को? टोटल वॉल्यूम कितना है अर्थ का? 4/3 पाई आर, उसका रेडियस कैपिटल आर ले तब हमें मास एम मिलता है। तो बच्चों यदि इतना वॉल्यूम ले आर जितना अंदर वाला जो डार्क किया हुआ है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मास एम डैश यदि मिलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। एम डैश मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर। को कॉन्सेप्ट को अभी समझ लेना, ऐसे छोटी चीज में यदि डाउट निकलेगा तो बाद में 12th के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ओके, आप सोल्व नहीं कर पाओगे ऐसे सम्स, क्योंकि 12th में ऐसा ही काफी सारे टॉपिक आएंगे जो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा भाई यहाँ इतना ये फॉर्मूला है। अब हर बार मैं ये चीज नहीं समझाने बैठूंगा कि ये कैसे आया, क्योंकि ये एक बार फुल एंड फाइनल टाइम्स बताया, आपको माइंड में डाल देना है कि कैसे आया। नेक्स्ट टाइम यदि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो डाउट है किसी को ये एम डैश मास कैसे आया, ये एम आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, तो मैं यहाँ फॉर्मूला में जी कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर इंटू मास एम, आर क्यूब स्क्वेयर कट हुआ जाएगा, सॉरी क्यूब कट हुआ, तो आंसर मिला जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। बोलो कोई डाउट बच्चों? ना। ये फोर्स जो मिला हमें वो इतना मिला। अब लास्ट टाइम स्टूडेंट्स का डाउट अभी भी, आई थिंक अभी भी मैंने प्रॉपर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली जो आपको डाइजेस्ट हो ऐसा नहीं दे पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज उसको देने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए आप ग्रेविटेशनल फील्ड को समझाना पड़ेगा, जो आपका सिलेबस में अभी नहीं है। नो डाउट आपको आईआईटी मटेरियल में आपको ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में मिल जाएगा, यू कैन रीड अबाउट इट, या आपको एचसी वर्मा में ये टॉपिक मिल जाएगा। इतना ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जा सकता, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि समझ लो बच्चों कि यदि आप बोलेगे कि सर ये मास है, एक मिनट, ये मास है एम, ये सेल समझ लेते हम। ओके, अरे यार ये अर्थ यहाँ पॉइंट रखा, पूरा है पूरा का पूरा अर्थ। अब हम ये, क्योंकि अर्थ जो है ऐसा अंदर गया ऑब्जेक्ट, यहाँ गया, तो हम ये जो मास था वो नहीं लेने वाले। क्यों नहीं लेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों समझ लो कि मैंने यहाँ पॉइंट रखा, हेलो, अब मैं उसको थोड़ा एक मिनट, ये जो गैप है ना, गैप उसको थोड़ा कम कर देता हूं। चलो, नो डाउट ये गैप है, लेकिन उसको थोड़ा कम कर दिया मैंने। चलो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, समझ लो, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी अंदर, अंदर बोला यानी कि अंदर कहाँ भी हो सकता है। अब समझ लो मैं लू, यदि आप बोल रहे थे सर सेंटर पे लेते तो समझ सकते थे भाई इक्वल एंड ऑपोजिट मार्च, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल था, नेट फोर्स 0 था, हाकी ना बच्चों? इनसाइड 0 था, लेकिन वो सेंटर के ऊपर इनसाइड 0। लेकिन सर यहाँ हो तो ये डिस्टेंस तो सेम होता नहीं है। नो डाउट आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये डिस्टेंस तो सेम नहीं है, तो इसका ये फोर्स ज्यादा होगा, ये लंबा डिस्टेंस है तो ये फोर्स कम होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है, तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम होना चाहिए। यहाँ ये साइड में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स सर कम नहीं होगा, यहाँ फोर्स ज्यादा नहीं होगा, होगा। लेकिन समझ लो यही केस में यदि मैं ऐसे समझाऊं, ये भाग में लूं, अब इस साइड का फोर्स ये सारा आएगा, अब इस साइड का अपोजिट फोर्स होगा जिसको अपोज करेगा। तो बच्चों आपको समझ में आए? भले नो डाउट ये जो फोर्स है, छोटे छोटे फोर्स जो है, छोटे छोटे मास के फोर्स ज्यादा है नो डाउट, लेकिन समझ में सामने पॉइंट भी कम है ना। यहाँ देखो इतना मास ही है, इतना मास ही है, भले पॉइंट नजदीक है तो फोर्स ज्यादा है। समझ में आ रहा है? समझ लो यहाँ 10 बंदे हैं, ज्यादा फोर्स से खींच रहे, लेकिन सामने समझ लो 20 बंदे हैं, भले उसके कम फोर्स से खींच रहे, क्या वो दोनों फोर्स इक्वल नहीं हो सकता? इसीलिए ये जो बाग था, ये जो बाग, इसका जो फोर्स था और ये ऊपर वाला बाग है, इसका फोर्स सेम होता है और अंदर फोर्स 0 होता है। नहीं कि एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर ही फोर्स 0 होगा, कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट लो सेल के अंदर, कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट लो उसके ऊपर फोर्स 0 0 0। आपको ये कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड में आके और डिटेल में समझाऊंगा।
ओके, क्योंकि वो पूरा 3-4 लेक्चर का कॉन्सेप्ट है। इतना अभी टेम्पररी जब समझ लो। थियरम नंबर 2, सेल थियरम नंबर 2 क्या था कि सेल के अंदर जो पॉइंट है उसके ऊपर सेल का जो मास है वो फोर्स नहीं लगाता। क्लियर ना? इसलिए हमने ये जो फोर्स है, ये जो मास है उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया था, यहाँ खाली एमडे से लिया था, अंदर इनसाइड मास लिया था, आउटसाइड मास को कैंसिल कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? हाँ। पक्का? हम्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से आज का लेक्चर्स। ओके, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश एक दो एमसीक्यू है बीच में, मैं आपको पीपीटी भेजूंगा जिससे आप सोल्व कर लेना, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा चला जाएगा वो सोल्व करने में। कैवेंडिश है क्या? तो कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था। अब उसने क्या किया पता है आपको? एक एक्सपेरिमेंट किया अपने बगीचे में बैठ के, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, एक बार लिया, ईबी रोड लिया, एकदम लाइट वेट बोल सकते हो कि कैसा, एकदम लाइट वेट। अब लाइट वेट एकदम रोड लिया, उसके एंड में छोटे मास लगा दिए। अब ये छोड़ देना, ओके, ये समझना आपकी, क्योंकि ये आप समझने बैठोगे तो कॉन्सेप्ट हो क्लियर नहीं होगा। ये भूल से फिगर ये छोड़ दो, कौन सा वाला स्मॉल मास छोड़ दो। ये स्मॉल मास एक्चुअली यहाँ लगाया हुआ है, समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, दोनों रोड के दोनों जो बार था, बार के दोनों एंड पे एम जितना मास लगाया उसने। क्या बार लिया बगीचे में, क्यों बगीचे में? क्योंकि उसके आसपास दूसरा कोई मास या दूसरे खुद उसने जो ऑब्जर्वेशन किया वो नजदीक होके नहीं किया, क्योंकि यदि वो नजदीक बैठता तो उसका मास भी अफेक्ट करता, हाँ कि ना बच्चों? तो उसने दूर जाके ऑब्जर्व किया। पहले क्या रखा था? ये स्मॉल मास रखा दोनों। अब उसके नजदीक कैपिटल मास एम रखा। किसको मैं कैपिटल एम लू? ये कैपिटल एम ले लेता हूँ और ये कैपिटल एम ले लेता हूँ। तो ये छोड़ दो आप, अभी इसकी जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर? ये समझ में आया? क्योंकि एक ही फिगर में दो अलग अलग जगह पे मुझे समझाना, इसलिए मैंने फिगर में दोनों एक साथ इम्प्लांट कर दिए। लेकिन अभी अब ये इसके बीच में फोर्स लगेगा बच्चों। हेलो, हाँ। ये जो है उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये जो है वो अपनी तरफ खींचेगा बच्चों। अब कॉमन लॉजिक है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम डिस्टेंस में मैंने रखा है। तो क्या वो दोनों फोर्स सेम हो गए? तो फोर्स तो सेम है, तो नेट फोर्स तो 0 आएगा, लेकिन एंगल अलग अलग है। देख लो, एंगल क्या है? अलग अलग है। अलग। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या जनरेट करता है बच्चों? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। समझ लो ये रोड है, इसके ऊपर यहां मैंने फोर्स लगाया, और ये यहाँ फोर्स, कॉमन चीज है, रोटेशन जनरेट करता है। रोटेशन। क्लियर? अब क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली ये रोटेट होना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ? ये ऑटोमेटिकली रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। समझ लो कि ये रोटेशन हुआ ऐसा कुछ। ओके, कहीं कुछ रोटेशन हुआ, एंगल थीटा जितना उसने कवर किया। तो ये जो रोटेशन लगा, तो कॉमन लॉजिक है, रोटेशन लग रहा है तो इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा। हेलो बच्चों, हाँ। तो फोर्स के ऊपर टॉर्क लग रहा होगा, तो टॉर्क कितना होगा? के थीटा। हेलो, टॉर्क का फॉर्मूला है के थीटा, याद है ना बच्चों? हाँ सर। अब उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा होगा। अब वो टॉर्क किसकी वजह से लगा बच्चों? फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हाँ कि ना? तो टॉर्क तो लग रहा है, उसके साथ साथ उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है रोटेशनल मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स है, जिसकी वजह से उसके ऊपर टॉर्क लगा। टॉर्क पता है ना, के प्रोपोर्शनल टू थीटा, हटा दो तो के थीटा, याद ही है ना? हाँ सर। ओके गुड। हाँ हाँ। अब वही चीज उसके ऊपर फोर्स लगा। फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों लगा? कॉमन चीज है कि दो मास है, दोनों के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो उसके ऊपर फोर्स लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो इतना है। क्या बच्चों ये दोनों एक ही चीज है, एक ही फोर्स है, हाँ कि ना? जो दोनों फोर्स लगे वो एक ही है कि नहीं?
रोटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही फोर्स है, तो हम उसको अभी डिराइव करते। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था बच्चों? ए थीटा के थीटा नहीं, दूसरा थीटा जनरल फॉर्मूला, F फोर्स इंटू perpendicular R. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर ना? यही था कि नहीं यार? टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू आर। कोई भी हाँ सर रोटेशनल ऑब्जेक्ट को लिनियर मोशन में कन्वर्ट करना तार के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते थे, बस वही चीज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्स के बीच का, कोई बता सकता है इसके L अंदर? वेरी गुड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो ये फोर्स F लगा, ये फोर्स नीचे लगा, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है L। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F इंटू L। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? K थीटा फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K theta. GMM अपन R स्क्वायर। डिस्टेंस क्या था दोनों के बीच का? आर लिया था ना हमने कि डी था? ओके L. अब नहीं बेटा, वो डिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस बता रहा, ये वाला, ये जो दोनों मास है स्मॉल एम और कैपिटल एम, स्मॉल एंड कैपिटल, उसके बीच का डिस्टेंस है। हम डी ले लेते हैं अभी, समझ लो। ओके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले, ये डिस्टेंस बात, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है ना, दोनों इस मास और इस मास के बीच में, तो ये डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस था डी, अभी हम डी ले लेते हैं। ओके अब हम किसको मेन बनाएंगे? कैपिटल जी को। तो कैपिटल जी इज इक्वल्स टू के थीटा डी स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन MML एम एल। ये आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का फॉर्मूला, जो कैवेंडिश ने फाइंड किया था। तो काफी बार जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि डिराइव द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैवेंडिश। समटाइम्स यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते टू डिराइव द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। यहाँ वर्ड नहीं लिखेंगे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैवेंडिश का ही लिखेंगे। कैवेंडिश के अलावा किसी ने नहीं एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर? और यदि किया होगा तो सिलेबस में नहीं है आपके। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर पक्का? ओके अब इसने क्या किया, हाँ ये सारी वैल्यू डाली, उसने ऑब्जर्व की रखा होगा, एंगल कुछ ऑब्जर्व की। देखो बच्चों उसने जो एंगल ऑब्जर्व किया ना, आप मुझे पता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी तरीके से निकाल लिया। इट टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर। ये शायद मैं ज्यादा कम बोलूंगा, कम होगा, एटलीस्ट ज्यादा भी हो सकता है। 1 साल लगाया उसने। क्या किया पता है आपको? हर रोज एक दिन में ऑलमोस्ट नियर अबाउट वो 2 से 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करता था और थीटा की वैल्यू निकालता था। समझ में आ रहा है? हर रोज ऐसे 2 से 5। ओके ऐसे अलग अलग सीजन में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग जगह पे उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट करते 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 जितने भी थीटा मिले उसका एक एवरेज वैल्यू निकाला, बाद में यहाँ थीटा की वैल्यू पुट की थी। बाकी ये तो पता ही है कि ये डिस्टेंस तो कॉमन लॉजिक है, पता है, एम भी पता है, स्मॉल एम भी पता है, एल भी पता है, के कांस्टेंट भी पता होगा। तो बाकी सारी जो चीज है वो था मेन जगह एंगल का। तो उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अलग अलग डिराइवेशंस कर करके और 1-2 साल लगा दिए कैवेंडिश ने, और तब जाके उसको जी की एक वैल्यू मिली जो थी 6.67 10⁻11। ऐसे कहीं कोई भी इक्वेशंस लगा के फॉर्मूला डाल के नहीं कोई डेरिवेशन हो जाता, 2 से 3 साल लग जाते। क्योंकि आपको हर एक कंडीशन में जो इंडिया में हो रहा है, जरूर नहीं कि पाकिस्तान में भी हो, शायद वहां एटमोस्फियर चेंज हो, हवा चेंज हो, प्रेशर, ग्रेविटेशनल जी, सब कुछ चेंज हो जाता है। क्या इसकी वजह से जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी? क्योंकि आप यहाँ ऐसे बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट हर एक जगह पे है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी कंडीशन पे है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, तब जाके हम उसका कंक्लूजन निकालते और ये जी की वैल्यू निकालते। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा आज के यहाँ टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक में। ना सर पक्का? पहले आपको ये फिगर बनानी है, फिगर शायद इस फिगर में आप कंपेयर मत करना, टेक्स्ट बुक में जो हैंड रिटन नोट्स में जो फिगर बनाई होती है उसको फॉलो करना। ओके बाद में क्या करना है, फिगर बनाने के बाद पहले क्या समझाना था? ओके तो एक ए बी रोड लो, दोनों के आसपास एक स्मॉल लीड स्फीयर लगाओ। लीड स्फीयर का भी कुछ रीजन होगा। ओके लीड स्फीयर का भी लाइट वेट हो, कुछ ऐसा कुछ रीजन होगा उसका भी।
बाद में दो अलग अलग स्फीयर, लीड स्फीयर, लार्ज, पहले स्मॉल लेना है बाद में लार्ज लेना है। ओके, अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है, ध्यान रखना बच्चों। एक बड़ा सा एक साइड लिया तो दूसरा इस साइड लेना है, अदरवाइज क्या होगा कोई बता सकता है? रोटेशन नहीं होगा। घूमसे नहीं। ओके, रोटेशन नहीं टूटल होगा, रह जाए। समझ में आ रहा है? रोटेशन नहीं होगा अदरवाइज। इसलिए रोटेशन के लिए एक स्पीयर समझ लो इस साइड लगाया तो दूसरा से इस साइड, क्योंकि फोर्स चेंज हो इसलिए। बाद में वो समझाने के बाद अब कॉमन लॉजिक है कि फोर्स इक्वल ऑपोजिट है तो टॉर्क जनरेट होगा, वो टॉर्क का फॉर्मूला, बाद में जो फोर्स लग रहा था उसका फॉर्मूला, बाद में टॉर्क का जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाद में टॉर्क का और फोर्स का जो आगे हमने डेरिवेट किया था वो फॉर्मूला डाल दिया और जी की वैल्यू मेन बना ली, बाद में ये वैल्यू डाल देनी है। इजी एकदम टॉपिक है। फिगर के बाद बोलो बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क फॉर्मूला एफ ना फॉर्मूला પછી ટોર્ક फोर्स નો का ડિસ્ટન્સ फॉर्मूला વાળો और बाद में टॉर्क का एफ इंटू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। उसके बाद आपको क्या बना लेना है, जी को मेन बना ले तो आपको आंसर मिल जाए। ऐसे कोई भी थ्योरी ऐसे याद रखो, एक बार आप अच्छे से याद कर लो डिट टू डिट एकदम लाइन टू लाइन प्रॉपर तरीके से, बाद में जब रिवीजन करते हो तब ऐसे याद रखना। ऐसे याद रखोगे तो थ्योरी रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी आपको ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, चलो कोई डाउट? ये आपको जो अभी मैंने समझाया ના वही चीज है। ओके, जो अभी समझाया ना वही चीज है यहाँ। बताओ चलो आंसर। એ क्लियर ना? अब ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, शायद टॉपिक एक बार आ चुका है कि इंडिपेंडेंस ऑफ मीडियम, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन, ये साइड टॉपिक फिर से शायद रिपीट कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक है एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। हो सकते हैं कि अलग अलग जगह पे एक्सेलरेशंस की वैल्यू कितनी होती है अलग अलग कंडीशन पे। तो पहले बेसिक थियरिकल कॉन्सेप्ट है वो समझ लो कि ऐसा मानना है कि अर्थ जो है वो एक स्फीयर है और उसके अंदर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, वैसे एक्चुअली है नहीं लेकिन यहाँ मानना है अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इतना कंडीशन लेके हमें आगे के थियरी को सॉल्व करना है पहली चीज तो, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले क्या मान लेना है आपको कि जो अर्थ है वो सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया के नीचे यहाँ डेंसिटी ज्यादा है और अमेरिका में कम डेंसिटी है, अंदर के अंदर डेंसिटी क्या इक्वल है ऐसा मान के चलना है। दूसरा, कंपोज ऑफ नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल। आपको पता ही है ना कि एक सेल से बना हुआ होता है एक्चुअल में देखने बैठो तो, ऐसे छोटे छोटे। द कोर मूवी देखा होगा शायद आपने, लास्ट एक बार दिवाली के टाइम में हमने लास्ट दिन पे दिखाया था। तो आपको पता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या होता है, लेयर्स होते हैं। લેયર तो ऐसा मान के चलना है कि जो स्फीयर है वो एकदम रिजिड स्फीयर नहीं है लेकिन इस लेयर का बना हुआ है। ओके, नाउ तो पॉइंट आउटसाइड द सेल बिहेव एज इफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। यदि इस स्फीयर से बाहर से आप यदि कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो क्या मान लेना है, पूरा का पूरा स्फीयर का मास कहाँ लेना है आपको, सेंटर पर, वो डिस्टेंस लेना है। क्लियर है इतना? सो द कैलकुलेशंस बिटवीन, सो जो फोर्स जो फाइंड करना होता है वो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ से आप निकाल सकते हो। तो ये इतना मान के चलना है पहली चीज तो। चलो अब तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स समझ लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि क्या। रहा नहीं जाता जो चीज ऐसी होती है, काफी सारी चीज होती है लेकिन क्या करूँ, ओके, टाइम और आपका लेवल, क्योंकि काफी बार काफी सारी चीज यदि मैं आपको समझा दूं ना हर एक चीज तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि सर कहाँ कैसे कौन से टर्म लगाना है। ये उसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, पता है ना आपको? હા तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां मैग्नेटिक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बस वही कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अर्थ के आसपास लग रहा, अर्थ के आसपास लग रहा, सॉरी, अर्थ के आसपास का वो एरिया कि जहां अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड्स। बोलो कोई डाउट? नो सर। फॉर्मूला में एक्स्ट्रा बता देता हूँ, बाद में आप लिख लेना, कोई कहीं आपको मिलेगा नहीं इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। ये है टेस्ट मास और ये है फोर्स। टेस्ट मास यानी कि क्या, इसको हम सोर्स मास बोलते हैं, टेस्ट मास बोलते हैं। जो आपको ये जो अर्थ है ना, वो कितना फोर्स लगाता है, कितनी फील्ड है स्ट्रांग, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक मास लेते छोटा सा। अब हम लगाते हैं उसका ये फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला बच्चों, एफ का फॉर्मूला, ये कैपिटल एम ये स्मॉल एम है, कितना फॉर्मूला बनेगा, जी एम GMM। अपॉन आर स्क्वायर। एम एम कट हो जाएगा, तो ये आपका लिखना हो तो लिख लो कहीं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला आपको, ये सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का। एक्सेलरेशन મળ્યું, ग्रेविटेशनल फील्ड वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ही बोल सकते हो इसको। कितना क्लियर है बच्चों? यस सर। एफ इज यू ई, यस ऐसा ही था। कोई बता सकता है, यदि समझ लो एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि ये 10 किलोग्राम का है, आप दूसरे माइंड में से निकाल देना, 10 किलोग्राम का है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड समझ लो 200 न्यूटन, 200 सॉरी 20 है, 200 है समझ लो, चलो। तो ये जो 20 किलोग्राम का मैं लूं, तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, बोलो चलो। जब 10 किलोग्राम का था तब फील्ड इतनी थी 200, तो ये जो मास ये नहीं चेंज करना, ये जो स्मॉल एम है ना वो चेंज करना है। तो ये 20 किलोग्राम लूं तो फील्ड कितनी होगी, कैन एनीवन गिव द आंसर? ब्रिजेश एंड पृष्टि गिव दिस राइट आंसर। यस सही है 200। बोलोगे सर कैसे, कैसे 200? देखो बच्चों, अहमदाबाद का अंदर एक डॉन है लतीफ करके, अब लतीफ कितना पावरफुल है, उसके लिए आप बकरी को भेजो, एक बंदे को भेजो, क्या उसका पावर चेंज हो जाएगा बच्चों? वो तो हम टेस्ट चार्ज है चेक करते, टेस्टर जब हम यूज करते कि कितना पावर आता है, तो क्या टेस्टर बड़ा लेने से क्या पावर चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक का? और वैसे ही मैंने आपको एक फॉर्मूला जो बताया था कि सॉरी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो वैसे कहीं आपको स्मॉल एम दिख रहा है यहाँ, स्मॉल एम दिख रहा है यहाँ नहीं है, तो मास के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, टेस्ट मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टॉपिक में थोड़ा मैं इन डिटेल जाना चाहूँ ना बच्चों, 3 से 4 लेक्चर उसके ऊपर ले सकता हूँ, लेकिन नहीं जाना है मुझे अभी। चलो तो बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं हम। स्मॉल एम मास है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ कि ना बच्चों? एफ अपॉन एम, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इसको हम ए को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम बोलते हैं, वो खाली अर्थ के लिए ही, इसके लिए खाली, यदि अर्थ हो तो ही हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। क्लियर बच्चों? ओके ओके चलो, फोर्स अपॉन मास, फोर्स का फॉर्मूला ये भी हो सकता है बच्चों, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस पे, अभी हमने समझाया ना कि अर्थ से बाहर यदि कोई पॉइंट हो उसके बीच में आर डिस्टेंस हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा एफ का, एफ की जगह ये फॉर्मूला डाल दूं मैं, तो एक कट हो कि ये आ जाएगा, ना पता चले फिर भी यहाँ बता देता हूँ। पहले फोर्स लग रहा था कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये समझ लो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, कितना, ए एक्सेलरेशन से नीचे आता है। अब हम एक्सेलरेशन को जी बोलते हैं, पता हो तो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर सिंबल है। अब दूसरा एक फोर्स लगता है कैपिटल जी स्मॉल एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों फोर्स है तो एक ही, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है। यदि दोनों को हम कंपेयर करूं, दोनों को यदि कंपेयर करूं, यहाँ क्या कर सकते, चाहो तो आप इसको रेशियो ले लो, एफ एफ कट एम एम कट, नहीं ये मेथड रॉन्ग होगी, ये मेथड, एक मिनट, एम इंटू जी एक एक्सेलरेशन और एक फोर्स का फॉर्मूला है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये दूसरा। अब उसमें से मैं जी को मेन बनाया, जी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स का ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने,
mm कट। बोलो कोई डाउट बच्चों? ना। पक्का? तो ये एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला मिला कब? आर डिस्टेंस के लिए। वो आर कहीं भी हो सकता है, आर इज वेरिएबल, कीप इन माइंड। वो माइंड में मत रखना कि रेडियस जो है अर्थ का वो आर है, कहीं भी हो सकता है ना कोई पॉइंट। अर्थ के रेडियस के ऊपर हम जब कैपिटल आर ले तब यहाँ हमें जी की वैल्यू 9.8 लेते मिलते, या तो आप थोड़ा सा कहीं पर्टिकुलर हाइट पे ले जाओ। अब बुर्ज खलीफा के ऊपर से भी आप छोड़ोगे तो बुर्ज खलीफा भी इस रेडियस के कंपेयर में छोटा सा है, हाइट का है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? इसका रेडियस 6400 किलोमीटर है। अब देखो बुर्ज खलीफा क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर हो सकती है, आई थिंक इतना भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ज्यादा से। चलो माउंट एवरेस्ट ले ले, तो माउंट एवरेस्ट के भी एटलीस्ट 8 किलोमीटर है। तो कहाँ 6400 किलोमीटर, कहाँ 8 किलोमीटर, इसको निगलेक्ट कर सकते? तो हम जब प्रैक्टिकली जब लेना होता है तब हमें यही लेना होता है, तब हमें जी की वैल्यू 9.8 लेनी होती है। लेकिन बच्चों यदि कोई यहाँ हम हमारे बात की नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट कोई दूसरा प्लेनेट हो सकता है, कोई दूसरा बॉडी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। जब बहुत ज्यादा दूर हो अर्थ से तब ये फॉर्मूला लगाना है, तब यहाँ जी की वैल्यू 9.8 नहीं आती है, क्योंकि यहाँ आर चेंज हो जाता है। कोई डाउट बच्चों? दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल जी, जनरल फॉर्मूला। ओके, तो ये आपको मिली। अब हम ये सारी वैल्यू डाल दें ना, यदि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6.67 into 10⁻⁻11। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 4 into 10⁻6 मीटर, मीटर में यदि लिखना हो। मास ऑफ अर्थ कितना है? ये सारी वैल्यू अर्थ के सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, अर्थ के सरफेस के ऊपर ध्यान रखो, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये फॉर्मूला समझ लो, ये जनरल फॉर्मूला था। सरफेस के ऊपर डिस्टेंस आर जितना होगा, सेंटर से इस मास का डिस्टेंस आर होगा, तो मैं सारी वैल्यू यदि डाल दूं तो एवरेज वैल्यू 9.8 मिलती है, कैपिटल जी की, कैपिटल एम की और कैपिटल आर की। तो मुझे कितनी मिल रही है बच्चों? 9.8। कोई डाउट इतना? 9.8 ना। ये वैल्यू डाली सभी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू मिली। ओके, मैंने एज यूजुअल इसलिए रखा है क्योंकि ये इजी टॉपिक था, इसलिए लिखने के लिए ब्लैंक पेज नहीं रखा था। चलो कोई डाउट नहीं ना इसमें? ना आता सर, रिज्वाइन। हाँ रिज्वाइन कर लो, चलो आप सभी स्टूडेंट।